तो आज का हमारा जो विषय है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया से है। हाँ, और हमारे पास जूलॉजी के कुछ नोट्स हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स को हम किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। सही कहा। हम कोशिका को एक हलचल भरे जिंदा शहर के रूप में देखेंगे। वाह, एक ऐसा शहर जिसमें अपने पावर प्लांट हैं, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम और है, अपनी सरकार भी है। यहाँ तक कि अपनी एक डेमोलिशन टीम भी है। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक शहर के दरवाजे खोलते हैं, देखते हैं कि ये शहर कैसे फैलता है, कैसे अपनी ऊर्जा बनाता है और जिंदा रहने के लिए कौन से नियम मानता है। ठीक है। तो हर शहर को बढ़ने के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत होती है। कोशिका का मास्टर प्लान क्या है? कोशिका का मास्टर प्लान है सेल साइकिल। ये मतलब कोशिका के जन्म से लेकर उसके विभाजन यानी 1 से 2 हो जाने तक का पूरा सफर है। अच्छा। और ये बहुत ही अनुशासित तरीके से होता है, 4 चरणों में, G1, S, G2 और M। तो G1 से शुरू करते हैं। हाँ, जीवन को आप शहर के विस्तार से पहले की तैयारी का चरण मान सकते हैं। तैयारी मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए सारा सामान यानी आरएनए और प्रोटीन जुटाए जाते हैं। तो ये एक तरह से ईंटें और सीमेंट इकट्ठा करने जैसा हुआ। नोट्स में एक खास प्रोटीन का जिक्र है, ट्यूब्यूलिन। इस शहर में इसका क्या रोल है? देखिए, ट्यूब्यूलिन इस कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर है। ये उन रस्सियों या केबल्स को बनाता है जो बाद में शहर के सबसे कीमती दस्तावेज यानी डीएनए। हाँ, डीएनए को बराबर हिस्सों में बांटने के काम आएंगी। तो तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और जीवन के बाद आता है एस फेज। एस का मतलब सिंथेसिस यानी कुछ बनाना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ शहर का सबसे नाजुक और सबसे जरूरी काम होता है, शहर के मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की हूबहू फोटोकॉपी बनाना। हूबहू फोटोकॉपी। जी, ये इतना जरूरी है क्योंकि जब शहर बंटकर 2 नए शहर बनेंगे तो दोनों के पास काम करने के लिए नियमों और नक्शों की पूरी किताब होनी चाहिए। अगर इस फोटोकॉपी में जरा भी गड़बड़ी हो गई ना, इसके बाद G2 फेज। G2 फेज आखिरी क्वालिटी चेक है। बंटवारे से ठीक पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ तैयार है या नहीं। अच्छा, एक फाइनल चेक। बिल्कुल, सभी प्रोटीन अपनी जगह पर हैं, ब्लूप्रिंट की कॉपी सही से बन गई है और शहर बंटवारे के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ एक और प्रोटीन ग्लोब्यूलिन बनता है। और जब सब कुछ चेक हो जाता है तब आता है ग्रैंड फिनाले, M फेज यानी विभाजन। हाँ, विभाजन। नोट्स में 2 तरह के विभाजन बताए गए हैं, माइटोसिस और मियोसिस। शहर के नजरिए से देखें तो इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। माइटोसिस का मतलब है शहर के किसी हिस्से की मरम्मत करना या उसकी हूबहू नकल बनाकर शहर को बड़ा करना। जैसे जब हमें चोट लगती है और नई त्वचा आती है। बिल्कुल वही, वो माइटोसिस है। इसमें एक कोशिका से 2 एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। और मियोसिस? मियोसिस हूबहू नकल बनाना नहीं है। यह एक बिल्कुल नया और अनोखा शहर बसाने की योजना है। यह सिर्फ प्रजनन कोशिकाओं में होता है। अच्छा। इसका मकसद है ऐसे नए शहर बनाना जिनके ब्लूप्रिंट पुराने शहरों से मिलते जुलते तो हों पर बिल्कुल उनकी कॉपी ना हो। इसमें एक कोशिका से 4 अनोखी कोशिकाएं बनती हैं। नोट्स में एक दिलचस्प गणित भी है। अगर एक कोशिका से 128 हूबहू कोशिकाएं बनानी है तो सिर्फ 7 बार माइटोसिस करना होगा। हाँ, 2 की पावर 7। ये दिखाता है कि शरीर की मरम्मत कितनी तेजी से हो सकती है। बिल्कुल, ये गणितीय सटीकता ही जीवन की नींव है। आपने कहा कि मियोसिस में अनोखे शहर बनते हैं। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमें अपने माता पिता के गुण मिलते तो हैं, पर हम उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? इसका राज क्रॉसिंग ओवर में छिपा है। क्रॉसिंग ओवर? हाँ, ये जेनेटिक्स का सबसे जादुई हिस्सा है। मियोसिस के दौरान हर नए शहर के लिए ब्लूप्रिंट के 2 सेट आते हैं, एक माँ की तरफ से, एक पिता की तरफ से। ये दोनों ब्लूप्रिंट, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, एक दूसरे के पास आकर जोड़ी बनाते हैं। इस जोड़ी को बाइवेलेंट कहते हैं। वे सिर्फ जोड़ी क्यों बनाते हैं? क्या करते हैं साथ में? वे सिर्फ साथ खड़े नहीं होते, वे अपने ब्लूप्रिंट के कुछ पन्ने आपस में बदल लेते हैं। बदल लेते हैं? सोचिए, एक आर्किटेक्ट का प्लान है जिसमें किचन का डिजाइन बहुत अच्छा है और दूसरे में बेडरूम का। क्रॉसिंग ओवर में वे दोनों अपने प्लान के कुछ हिस्से एक दूसरे को दे देते हैं। अरे वाह! तो नतीजा होता है एक बिल्कुल नया हाइब्रिड डिजाइन। बिल्कुल। और जो नया ब्लूप्रिंट बनता है वो न तो पूरी तरह माँ वाला होता है, न ही पूरी तरह पिता वाला। वो दोनों का एक नया मिश्रण होता है। और यही हमें यूनिक बनाता है। हाँ,
और यही जेनेटिक विभिन्नता का सबसे बड़ा स्रोत है। ये कुदरत का सबसे बड़ा सर्वाइवल प्लान है। सर्वाइवल प्लान कैसे? वो सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रजाति एक जैसी ना हो। अगर कल कोई नई बीमारी आती है तो शायद कुछ लोग उस नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से बच जाएंगे। ये विविधता ही प्रजाति को बचाए रखती है। तो ये सिर्फ हमें अनोखा नहीं बनाता, बल्कि हमें बचाने का एक तरीका भी है। कमाल है ना? अब शहर के एक और जरूरी नियम पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा गहरा है। एपोप्टोसिस, यानी कोशिका की सुनियोजित मृत्यु, एक तरह से सेल की आत्महत्या। हाँ, पर ये आत्महत्या निराशा में नहीं बल्कि शहर की भलाई के लिए की जाती है। ये शहर का कंट्रोल्ड डिमोलिशन डिपार्टमेंट है। कंट्रोल्ड डिमोलिशन। सोचिए, अगर शहर में पुरानी टूटी फूटी और खतरनाक इमारतें बस खड़ी रहें और उन्हें कभी गिराया ही ना जाए, पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। एपोप्टोसिस ये सुनिश्चित करता है कि जो कोशिकाएं पुरानी, खराब या अनावश्यक हो गई हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से हटा दिया जाए। तो ये एक तरह से शहर की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल। ये डिमोलिशन का ऑर्डर आता कहाँ से है? कौन दबाता है वो डिलीट बटन? आदेश दो जगह से आ सकता है। एक तो इमारत के अंदर से ही। अगर कोशिका के अंदर का सिस्टम, खासकर उसका डीएनए, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो कोशिका के अंदर मौजूद पावर प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सिग्नल भेजता है। ये साइटोक्रोम सी नाम का मॉलिक्यूल छोड़ता है, जो एक तरह से अंदरूनी अलार्म है। एक मिनट, शहर का पावर प्लांट ही डेमोलिशन का सिग्नल देता है? ये तो बहुत अजीब है। यही तो प्रकृति का संतुलन है। जो जिंदगी देता है वही मौत का पैगाम भी लाता है। और दूसरा सिग्नल? दूसरा सिग्नल बाहर से आता है। शहर का हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, बाहर से एक मॉलिक्यूल भेजता है जिसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं। ये आकर कोशिका के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, आपका समय पूरा हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर ये डेमोलिशन का सिस्टम फेल हो जाए, अगर कोई कोशिका ये आदेश मानने से इनकार कर दे, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। अच्छा। कैंसर कोशिकाएं वही ढीठ इमारतें हैं जो डिमोलिशन के सारे नोटिस फाड़कर फेंक देती हैं। वे न सिर्फ खुद मरती हैं, बल्कि अनियंत्रित रूप से अपनी कॉपीज बनाकर पूरे शहर की व्यवस्था को ठप कर देती हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया शहर के पावर प्लांट के तौर पर। चलिए इन पावर प्लांट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। इन्हें कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि शहर को चलाने के लिए सारी ऊर्जा यानी एटीपी यहीं बनती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक पावर प्लांट से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक रहस्य है। रहस्य? हाँ, इसकी दोहरी दीवारें यानी डबल मेम्ब्रेन होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका अपना खुद का डीएनए होता है। अपना डीएनए? पावर प्लांट के पास अपना अलग ब्लूप्रिंट? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि शायद अरबों साल पहले ये एक आजाद बैक्टीरिया था, एक छोटा ऊर्जा बनाने वाला जीव जो हमारी पूर्वज कोशिका के अंदर मेहमान बनकर रहने लगा और फिर हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन गया। अरे वाह! इसके पास अपने खुद के छोटे राइबोसोम भी होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ये शहर के अंदर एक और छोटा आत्मनिर्भर शहर होने जैसा है। और इसकी बनावट भी खास है। नोट्स में क्रिस्टी और F0 F1 पार्टिकल्स का जिक्र है। हाँ, इसकी भीतरी दीवार सपाट नहीं होती। उसमें उंगलियों जैसी बहुत सारी तहें होती हैं। इन तहों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी? ये तहें सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाने वाली मशीनें लग सकें। और इन्हीं तहों पर लगे होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। ये असल में वो टरबाइन है जो घूमकर एटीपी यानी ऊर्जा पैदा करते हैं। तो ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं और शहर के मजदूरों और कारीगरों की बात करते हैं, यानी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के बिना तो शहर एक पल भी नहीं चल सकता। सही बात है। वे शहर की इमारतें भी हैं, उसके कारीगर भी और उसके संदेशवाहक भी। यहाँ तक कि शहर के दरवाजों पर खड़े सुरक्षा गार्ड यानी रिसेप्टर्स भी प्रोटीन ही होते हैं। और ये अमीनो एसिड से बनते हैं। हाँ, 20 अलग अलग तरह की ईंटों से जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंसुलिन, जिसका जिक्र नोट्स में भी है। बिल्कुल। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, एक संदेशवाहक जो शहर में शुगर सप्लाई को कंट्रोल करता है। अच्छा? जब शहर में बाहर से बहुत सारी शुगर आती है तो पैंक्रियास की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नाम का ये संदेशवाहक भेजती हैं जो हर घर का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कृपया शुगर को अंदर ले लीजिए। और इसके उलट ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन तब आता है जब शहर में शुगर की कमी हो और वो जमा की हुई शुगर को बाहर निकालने का आदेश देता है। तो ये पूरा सिस्टम मांग और आपूर्ति पर बना एक सटीक संतुलन है। बिल्कुल। इन सब बातों का असल जिंदगी से क्या कनेक्शन है? चलिए ब्लड ग्रुप का उदाहरण लेते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कोशिका की सतह पर मौजूद ये मॉलिक्यूल कितने जरूरी हैं।
हमारा ब्लड ग्रुप असल में हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के दरवाजे पर लगे पहचान पत्र या आईडी कार्ड की तरह है। आईडी कार्ड? हाँ, ये आईडी कार्ड खास तरह के एंटीजन होते हैं। किसी के पास ए टाइप का आईडी कार्ड है, किसी के पास बी टाइप का। और इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओ ग्रुप की कोशिकाओं के पास कोई खास आईडी कार्ड नहीं होता, ना ए ना बी। तो वो एक तरह से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की तरह है। सही पकड़ा। जब वे किसी दूसरे शरीर में जाते हैं तो सामने वाले का सुरक्षा तंत्र उन्हें दुश्मन नहीं मानता। और एबी ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, क्योंकि उनके सुरक्षा तंत्र के पास ए और बी दोनों आईडी कार्ड्स की जानकारी होती है। हाँ, तो वो दोनों को पहचानते हैं और किसी से भी खून ले सकते हैं। ये सब कुछ कोशिका की सतह पर हो रही केमिस्ट्री का खेल है ना कमाल की बात? कोशिका की सतह पर लगे ये छोटे से आईडी कार्ड जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल। आज हमने एक कोशिका यानी एक माइक्रोस्कोपिक शहर की पूरी कहानी देखी। हमने उसके विस्तार का मास्टर प्लान देखा, उसकी ऊर्जा बनाने वाले रहस्यमयी पावर प्लांट्स को समझा और उसके अनुशासित डिमोलिशन दस्ते से भी मिले। और हमने ये भी देखा कि ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है। ब्लूप्रिंट की अदला बदली से आने वाली विविधता, कोशिकाओं का अनुशासित विभाजन और पुरानी कोशिकाओं का सही समय पर हटना, ये सब मिलकर ही जीवन नाम के इस विशाल और जटिल ऑर्केस्ट्रा को चलाते हैं। हाँ, एक भी तार गलत बजे तो पूरी धुन बिगड़ सकती है। नोट्स की एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होना। ये इस थ्योरी को मजबूत करता है कि वो कभी एक आजाद जीव था। हाँ, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो क्या हम सब हमारी हर कोशिका के अंदर एक अरबों साल पुरानी साझेदारी का जीता जागता सबूत है? क्या हमारा अस्तित्व एक प्राचीन दोस्ती का नतीजा है? इस पर सोचिएगा जरूर।